इन तस्वीरों को, इसकी बर्बरता, इसकी बेरहमी को देखकर मैं निःशब्द हूं। यहां एक भीड़ है जो अपने मोबाइल कैमरे में इस नाइंसाफी, इस बर्बरता को कैद कर रही है। मगर आप जानते हैं यह आग की लपटें क्या हैं? बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाया जा रहा है। यहां पर सही सुना आपने। बांग्लादेश में यह वहशी भीड़ एक किस्म की मॉब लिंचिंग कर रही है और यहां पर एक हिंदू को जला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज की ये तस्वीर सिर्फ आग की लपेट नहीं है, ये इंसानियत के जलने का सबूत है। मोबाइल कैमरों में कैद ये मंजर किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है, जहां एक भीड़ कानून, संवेदना और मानवता को कुचलते हुए एक इंसान को जिंदा जला देती है। बांग्लादेश से आई ये तस्वीर कई सवाल खड़ी करती है। भीड़ की बेरहमी पर, सरकार की नाकामी और उस दोहरे चरित्र पर जो हिंसा को अपने हिसाब से सही और गलत ठहराता है। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखा रहे हैं, आज हम आईना दिखा रहे हैं। तो चलिए पूरी वीडियो को देखते हैं। इन तस्वीरों को, इसकी बर्बरता, इसकी बेरहमी को देखकर मैं निःशब्द हूं। यहां एक भीड़ है जो अपने मोबाइल कैमरे में इस नाइंसाफी, इस बर्बरता को कैद कर रही है। मगर आप जानते हैं यह आग की लपटें क्या हैं? बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाया जा रहा है। यहां पर सही सुना आपने। बांग्लादेश में यह वहशी भीड़ एक किस्म की मॉब लिंचिंग कर रही है और यहां पर एक हिंदू को जला दिया गया है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चले हैं दोस्तों। शेख हसीना के बेदखल होने के बाद, उनके देश छोड़ने के बाद वहां हालात बेकाबू हैं। कभी वहां हिंदू मंदिरों पर प्रहार होते हैं और यहां पर सिर्फ एक हिंदू को जलाया नहीं गया है, 2 अखबारों के दफ्तर को खाक कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। क्योंकि यहां भीड़ जो है एक मुस्लिम युवा के मारे जाने पर प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह आग की लपटें ये क्या बतलाती हैं? बांग्लादेश में शेख हसीना भीड़ अपनी इंसानियत पूरी तरह से खो चुकी है। मगर आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने आया हूं दोस्तों। आज उन लोगों को इन तस्वीरों पर आंसू बहाने का कोई अधिकार नहीं है जो भारत के अंदर जब मॉब लिंचिंग होती है ना, तब वो लोग तालियां बजाते हैं, तब उसे जायज ठहराने के तरीके ढूंढते हैं। जब अखलाक इमरान नासिर को भारत के अंदर मौत के घाट उतारा जाता है तो कुछ लोग उसे जायज ठहराते हैं। आज वो लोग इन तस्वीरों पर आंसू बहा रहे हैं और भारत के विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। विपक्ष में नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से हिंदू को जला दिया गया है उस पर सवाल किया है। वो क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कुछ लोग इसे भी हिंदू मुस्लिम करेंगे, मगर यहां पर मैं एक भीड़ को देख रहा हूं, एक वहशी भीड़ को जो अपनी इंसानियत खो चुकी है। और जो लोग इसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यह सवाल उनसे है कि जब हमारे भारत में हमारे ही नागरिकों को मौत के घाट उतारा जाता है, चाहे वो कोई दलित हो, चाहे वो कोई पिछड़ी जाति का हो, चाहे कोई वो मुसलमान हो, तो तुम जश्न क्यों मनाते हो? बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस संदर्भ में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये वहां के चीफ एडवाइजर, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार हैं और उनके प्रमुख मोहम्मद यूनुस के जो चीफ एडवाइजर हैं, उनका यह कहना है कि बांग्लादेशी हिंदू के मौत में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बयान के मुताबिक 20 दिसंबर 2025 में घटना हुई जिसमें एक सनातन धर्म का पालन करने वाले दीपू चंद्र दास, 27 साल के दीपू चंद्र दास की वालुका में मौत के घाट उतार दिया गया। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोहम्मद लिमोन सरकार, मोहम्मद तारिक हुसैन, मोहम्मद मानिक मियां, इरशाद अली, निजामुद्दीन, आलमगीर हुसैन, मोहम्मद मिराज हुसैन आकोन। इनमें एक की उम्र 46 साल की है, एक की उम्र 38। और आप जानते हैं बाकी जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी उम्र क्या है? एक की उम्र 20 साल की है, एक अन्य की उम्र 39 साल की है, एक 20 साल, 19 और 19 साल।
यानी कि 19 और 20 साल के युवा ये सब कर रहे हैं, इनके अंदर किस कदर जहर होगा उसका आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बांग्लादेश में हुआ वो सरासर गलत है। ये वहां बसे हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है और इस मंच पर हम वो मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। मगर सीधा सा सवाल दोस्तों, ये सवाल उठाया जा सकता है वहां की सरकार पर, उन्हें कटघरे में रखा जाएगा। इन सवालों को लेकर यहां की सरकार विपक्ष को टारगेट नहीं कर सकती है। विपक्ष को पूरा अधिकार है यह मुद्दा उठाने का। बहरहाल पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चौधरी का कहना है कि हालात बेकाबू हो गए हैं। वहां हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं, वहां सरकार का निजाम नहीं है। यही वजह है कि यह सब हो रहा है। These are all organized by certain forces who want to show how powerful they are and who want to intimidate and who want to create an anti-India sentiment in that country. The sentiment is already there to some extent, but what they are trying to do is to make it bigger, and because their intention is perhaps to scuttle the election so that they can continue to exercise this kind of mob power. Then there is a lot of chaos there. There is a breakdown in law and order. Governance is very weak, and so people are taking advantage. These right-wing forces, criminals, and the Islamist forces, they are taking advantage of the situation, and they are just killing people, and extortion. All these things are happening there, unfortunately. Well, I think what they are claiming that he said something derogatory against religious, Islam or something like that. But my information is that is not true. He said something, but since it was an anti-Indian thing, so they launched an attack on this poor Hindu boy, because in many of those people in Bangladesh, the Muslims, they equate Hindu with India. That's the kind of attitude they have. And anti-Indianism is built in because of our, historical legacy, the partition and things like that. So that kind of mindset remains in India. And plus also there is a mindset that you can blame India for anything. So this is typically what happens in Bangladesh because of their history, legacy, etc. That if something goes wrong there, you just blame India. They never blame themselves. और बात वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। इन दो तस्वीरों को देखिए, दो अखबारों को जला दिया गया है। जैसे कि आप बीबीसी की इस खबर को देख रहे हैं, बांग्लादेश के मीडिया को प्रदर्शनकारियों ने कैसे और क्यों निशाने पर लिया। आपको इस समझना पड़ेगा कि जिस बांग्लादेशी हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया है, उसे ट्रिगर करने वाली क्या घटना थी। चाहे ट्रिगर जो भी हो, उस घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और जैसे मैंने बताया, वहां के दो अखबारों को निशाने पर लिया गया है। बीबीसी क्या कहता है इस बारे में आपके स्क्रीन पर। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के 32 साल के छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भड़क उठती हैं। बीते साल जुलाई में शेख हसीना के खिलाफ छिड़े विद्रोह के मुख्य चेहरों में से एक उस्मान हादी भी थे। उस्मान हादी की मृत्यु की घोषणा के बाद बांग्लादेश के मीडिया को भी निशाने पर लिया गया है और हमलावरों के एक समूह ने प्रथम आलो और द डेली स्टार के कार्यालयों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने गुरुवार रात 11:20 पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से धैर्य रखने की अपील की और कहा कि किसी भी तरह के प्रचार और अफवाहों पर ध्यान ना दें और जल्दबाजी में निर्णय ना लें। वहां के राष्ट्रपति ने भी कहा कि जिन दो अखबारों को आग लगाई गई है, जिन दो अखबार के दफ्तरों को आग लगाई गई है, हम उनके साथ खड़े हैं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। डेली स्टार और प्रथम आलो के जो पत्रकार हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपने जो डर हिंसा झेली, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। देश ने डर के सामने आपका साहस और सहिष्णुता देखी है। पत्रकारों पर हमला सच पर हमला करने जैसा है। हम आपको इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं। उधर इनकलाब मंच ने एक फेसबुक पोस्ट में जानकारी दी है कि उस्मान हादी के रिश्तेदार शुक्रवार को उनके शव को सिंगापुर से बांग्लादेश ले जाएंगे। पिछले शुक्रवार यानी 12 दिसंबर को हादी को ढाका में चुनाव प्रचार करते वक्त गोली मार दी गई थी। गोली सिर में घुसने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जैसे कि आप जानते हैं, दो अखबारों के दफ्तर को खाक कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि आप सुने
प्रथम आलो के जो संपादक हैं सज्जाद शरीफ, वो क्या कह रहे हैं और वो जो बयान दे रहे हैं उसका हिंदी में अनुवाद भी मैं आपको दिखाता चलूंगा। देखा जाए। By some, I would say, miscreants. Yesterday night, while our journalists were working for their, for next day newspaper and for online, then, a sad thing happened in the evening. One of the, steerer of last year's uprising, Sharif Osman Hadi, was unfortunately killed by someone, and he died, yesterday. So there was anger in the society. So the miscreants, steered the anger to demolish newspapers. They attacked us, and our journalists were scared to death. So they had to flee the office. So we couldn't publish our newspaper today, and our online is off from last night. And it's from establishing in 1998, in 27 years, is for the first time we couldn't publish our newspaper. So it's a very, I would say that the darkest night for news media house in Bangladesh. And this attack on